सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए असाइनमेंट नंबर 3 के उत्तरों की, और हमारा विषय है भौतिकी। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या सवाल पूछे गए हैं और उनका जवाब बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैसे लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल, यानी कि असाइनमेंट का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल, भंवर धाराएं किसे कहते हैं, इनके 3 उपयोग समझाइए। और ये रहा जवाब, जब कभी किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवरों के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं और इन्हें इनके आविष्कारक के नाम पर फोको धाराएं भी कहते हैं। ओके, जब भी किसी भी आकार का हो, किसी भी आकृति का हो चालक, अगर उस चालक से बड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उस चालक के अंदर पानी में जैसे भंवर उत्पन्न होती हैं वैसे ही धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे हम लोग भंवर धाराएं कहते हैं। चलिए मान लीजिए कि इस बोर्ड के लंबवत अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हो रहा है, यानी हो रहा है परिवर्तन। ओके, और इस परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है एक मेटालिक प्लेट, यानी कि धात्विक प्लेट समझते हैं, धात्विक प्लेट, धातु वाला प्लेट यार। तो इस धातु के प्लेट से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फलस्वरूप इसके अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी जो भंवर के समान होगी, जो कि कुछ इस प्रकार दिखाई जाएगी। ओके, ये है एडी करंट, ये है भंवर धारा। भंवर धाराओं की दिशा, जो धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा या भंवर धारा की दिशा लेंज के नियम से दी जाती है। लेंज के नियमानुसार प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। और हमने बोला कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो धारा प्रेरित होती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन 2 तरीके से हो सकता है। हो सकता है कोई चालक किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ हो तो उसे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, या हो सकता है कोई चालक किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो तो भी उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चलिए देखते हैं अनुप्रयोग, यानी कि उपयोग। क्या है भंवर धाराओं के अनुप्रयोग? सबसे पहले प्रेरण मोटर में, इसमें धातु का एक बेलन होता है जो घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। धातु के बेलन से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, और लेंज के नियम से ये भंवर धाराएं क्या करेंगी, उस बेलन और घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करेंगी। फलस्वरूप क्या होगा, बेलन भी घूमने लगता है। इस सिद्धांत का उपयोग प्रेरण मोटर बनाए जाते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग करके प्रेरण मोटर बनाए जाते हैं। और यह है सेकंड अनुप्रयोग। रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक में, विद्युत शक्ति से चलने वाली रेलगाड़ियों के पटरियों के ऊपर शक्तिशाली विद्युत चुंबक होते हैं। जब रेलगाड़ी को रोकना होता है तो विद्युत चुंबक को सक्रिय करते हैं, यानी उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत चुंबक बन जाएगा, जिसे पटरियों में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। और ये भंवर धाराएं रेलगाड़ी की गति का विरोध करती हैं, जिसे रेलगाड़ी शीघ्र रुक जाती है। और ये है थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड अनुप्रयोग। प्रेरण भट्टी में इसका उपयोग उच्च दाब उत्पन्न कर धातुओं को पिघलाकर मिश्र धातु बनाने में अथवा धातुओं को उनके अयस्कों से निष्कासन में किया जाता है।
जिन धातुओं को पिघलाना होता है उन्हें कुंडली के अंदर रखकर कुंडली में उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, जिसे धातुओं में इतनी प्रबल भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं कि उनसे उत्पन्न ऊष्मा धातुओं को पिघलाने के लिए पर्याप्त होती है। ओके, तो ये था भंवर धारा और उसके 3 अनुप्रयोग, और ये है सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दिक्पात कोण तथा नमन कोण को समझाइए तथा सिद्ध कीजिए कि tan थीटा इज इक्वल टू V/H। tan थीटा इज इक्वल टू V/H। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को उस स्थान पर चुंबकीय दिक्पात कोण या सिंपली दिक्पात कहते हैं। एक ही बार काफी है। इसका मान स्थान स्थान पर बदलता रहता है। चलिए देखिए, ये है भौगोलिक उत्तर, ये है भौगोलिक दक्षिण मान लेते हैं। तो इनको मिलाने वाली रेखा को आप क्या बोलेंगे? इनको मिलाने वाली रेखा को आप नाम देंगे, इसको मैं रेड ले रहा हूं, और अच्छा रेड तो मिक्स हो जाएगा, चलिए मैं ग्रीन ले रहा हूं। इनको मिलाने वाली रेखा को हम लोग भौगोलिक अक्ष बोलेंगे, और इस भौगोलिक अक्ष से जो ऊर्ध्वाधर समतल पार होगा उसे हम लोग भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। और अब अगर इस चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा की बात करें, चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा की बात करें, तो इसे हम लोग चुंबकीय अक्ष बोलेंगे, और इस चुंबकीय अक्ष से जो ऊर्ध्वाधर समतल पार होता है उसे हम लोग चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। और किसी भी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच में जो कोण बनता है, उसे ही हम लोग दिक्पात का कोण कहते हैं। ओके, और ये है नमन कोण, जो सेकंड डेफिनेशन पूछा गया है आपसे। नमन कोण या नड्डी कोण किसी स्थान पर ऊर्ध्वाधर तल, देखिए ये चुंबक या चुंबकीय सुई है, ये इस चुंबकीय यामोत्तर में यानी कि ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो ये जो स्वतंत्र है, चुंबक का चुंबकीय अक्ष गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाले क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। अब जरा समझिए, ये चुंबकीय सुई या चुंबक हमेशा परिणामी पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही आके रुकता है। तो हम लोग यूं भी बोल सकते हैं कि किसी भी स्थान पर पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का ये है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, इसी दिशा में आके रुका है। पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे ही हम लोग उस स्थान पर नमन कोण या नड्डी कोण कहते हैं। और चलिए अब हम सिद्ध करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू V/H। ये है चुंबकीय यामोत्तर और ये है भौगोलिक यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को ही हम लोग डेल से दिखाते हैं, जिसे दिक्पात का कोण कहते हैं। और ये चुंबकीय सुई जब झुकी है तो क्षैतिज से जो कोण बनाती है इसे ही हम लोग नमन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग थीटा से दिखाते हैं। तो हमें tan थीटा इज इक्वल टू V/H प्रूव करने के लिए बस एक इसमें से ये ले लेना है। चलिए, ये रहा चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई हमेशा पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र में ही आकर रुकती है, पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र में ही आकर रुकती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है। और इसके हमें 2 घटक मिलेंगे, एक मिलेगा क्षैतिज घटक, एक मिलेगा ऊर्ध्वाधर घटक। ओके, तो ये मैं कंप्लीट कर दूं एक समानता चतुर्भुज। तो और ये एंगल को हम क्या बोलते हैं? नमन कोण। यही तो है, यही तो नड्डी कोण है। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? H इज इक्वल टू I cos थीटा एंड V इज इक्वल टू हो जाएगा I sin थीटा। ये तो जानते हैं ना, जहां जो थीटा बनता है वो कॉस कंपोनेंट होता है,
उसके परपेंडिकुलर वाला साइन कंपोनेंट होता है। सो h इक्वल टू आई कॉट थीटा, v इक्वल टू आई साइन थीटा, दोनों को आज भाग दे दीजिए, v बाई एच है ना, तो v बाई एच इज इक्वल टू हो जाएगा आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई आई कॉट थीटा, ये और ये खत्म हो गया। सो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया v बाई एच। बहुत ही आसान था तो tan थीटा इज इक्वल टू v बाई एच। याद रखिएगा चुंबकीय सुई हमेशा या चुंबक भी है तो हमेशा पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही टहलता है और क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे ही हम लोग नमन कोण या नड्डी कोण कहते हैं। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्वप्रेरकत्व तो क्या है? किसी प्रेरक कुंडली में, अच्छा ये सेकंड पार्ट है, तो पहले समझ लेते हैं कि स्वप्रेरकत्व तो क्या है। स्वप्रेरकत्व को समझने के लिए हमें स्वप्रेरणा समझना पड़ेगा। जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। उसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, उसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उसी कुंडली में धारा प्रेरित भी होती है, सब अपने आप में ही हो रहा है, इसीलिए इसे स्वप्रेरण कहते हैं। और अब देखिए कि क्या होता है स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, जैसे जैसे उस कुंडली में धारा का मान बढ़ेगा उसे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। यानी फाई समानुपाती होता है किसके? फाई समानुपाती होता है आई के। अगर मैं इसको हटा दूं तो मैं एक नियतांक लगाऊंगा जिसको हम L बोलेंगे और L को ही बोला जाता है स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। अब यदि इस L को परिभाषित करना है, स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करना है, तो यदि क्या हो, यदि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो तो क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू L हो जाएगा। अर्थात यदि कुंडली में एकांक धारा, यदि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उस कुंडली से जितना चुंबकीय फ्लक्स बद्ध होता है उसे ही उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। यहां पर आप परिभाषा आप इसको लिखिए। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। जब कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है तो उस कुंडली से जितना भी चुंबकीय फ्लक्स बद्ध है वही उसका कहलाता है स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। और इसकी दूसरी परिभाषा भी है, दूसरी परिभाषा भी हम आपको बता देते हैं। E इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और अभी हमने फाई की वैल्यू देखी है LI। सो E इज इक्वल टू हो जाएगा L बाहर, तो ये हो जाएगा माइनस डी आई अपॉन डी टी। तो यहां से L इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? माइनस E बाई डी आई अपॉन डी टी। और आगे चल के इसी असाइनमेंट के वीडियो में इसी फॉर्मूले से एक न्यूमेरिकल भी बनेगा, क्वेश्चन पूछा गया है। सो L इज इक्वल टू माइनस ई डी आई अपॉन डी टी। अब यदि मान लीजिए कि डी आई अपॉन डी टी कितना हो, डी आई अपॉन डी टी हो 1 एम्पियर पर सेकेंड। 1 एम्पियर पर सेकेंड का मतलब यह है कि हर सेकेंड में धारा में परिवर्तन 1 एम्पियर की हो, तब क्या हो जाएगा? तब यहाँ पे L इज इक्वल टू माइनस ई हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कर सकते हैं। अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। आंकिक रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली में उत्पन्न होता है। जब कुंडली में प्रवाहित होने वाले धारा के परिवर्तन की दर इकाई हो तब उस कुंडली में जितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वही उसका कहलाता है स्वप्रेरकत्व। और अब ये उसी में सेकेंड पार्ट है
किसी प्रेरणा कुंडली में धारा का मान बढ़ रहा है, इस कुंडली का स्वप्रकट L है। परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ बनाइए। पहला, चुंबकीय फ्लक्स एवं धारा के मध्य संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा एवं धारा के मध्य। तो ये रहा पहला ग्राफ। कहाँ गया? ओहो, ये है पहला ग्राफ। कहाँ है पहला ग्राफ? ये है पहला ग्राफ। ओके, तो ये बनेगा पहला ग्राफ, चुंबकीय फ्लक्स एवं धारा के मध्य। ऐसा क्यों बनेगा? ऐसा इसलिए बनेगा बच्चा, क्योंकि हमने देखा है कि फाई समानुपाती है आई के, फाई समानुपाती है आई के। और ये बनेगा हमारा दूसरा ग्राफ, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा और धारा के मध्य, क्योंकि U का फॉर्मूला है 1/2 LI² यानी U समानुपाती है I² के। तो उसके लिए ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर है? ये पाई समानुपाती आई, समानुपाती के लिए ग्राफ ऐसा बनता है, और I² के समानुपाती के लिए धारा ऐसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। चुंबकीय आघूर्ण को स्पष्ट कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एम्पीयर चक्र क्या है ये भी बताना है। चलिए देखते हैं। पहले समझना पड़ेगा द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य और उसकी प्रभावी लंबाई 2L के गुणनफल को ही उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक दंड चुंबक है जिसका कि ध्रुव प्राबल्य QM है, उसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण दिया जाएगा QM × 2L से, जहां QM क्या है? ध्रुव प्राबल्य है और 2L उसकी प्रभावकारी लंबाई है। और अगर इसको हम लोग सदिश रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? वेक्टर M = QM और 2L। ओके, तो ये हो जाएगा इसका सदिश रूप। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ, और चुंबकीय अक्ष के अनुदिश दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ इसकी दिशा होती है। वेक्टर M = QM × 2L, वेक्टर 2L। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य QM और की प्रभावी लंबाई 2L के गुणनफल को उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका एक और तरीका है, ये तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये तो इसकी गणितीय परिभाषा हो गई कि ध्रुव प्राबल्य और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को हम लोग कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। भौतिक अर्थ क्या है ये समझिए। हम जानते हैं कि जब भी किसी चुंबक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण काम करता है, टाउ बराबर mb sin थीटा। यही तो काम करता है ना, टाउ बराबर mb sin थीटा। अब मान लो कि जिस चुंबकीय क्षेत्र में उसे रखा गया है वो एकांक थीटा का है, और यहाँ पे अगर साइन थीटा कितना हो जाए? 1 हो जाए, यानी थीटा 90 हो जाए, तब क्या हो जाएगा? टाउ m के इक्वल हो जाएगा, या फिर m टाउ के इक्वल हो जाएगा। m द्विध्रुव आघूर्ण ही है और टाउ उस चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो चुंबक पर उस स्थिति में कार्य करता है जबकि उसे एकांक तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। यानी किसी भी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल आघूर्ण के बराबर है जो उसमें तब लगेगा जब उसे एकांक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा। एकांक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर चुंबक पर जितना बल आघूर्ण लगता है उसे ही हम लोग कहते हैं उसका चुंबकीय आघूर्ण। और अब देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारावाही वृत्ताकार कुंडली
इसको समझिए आप। वे सभी संरचनाएं जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमने या संरेखित होने की प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती है। ऐसी कोई भी संरचना या ऐसी कोई भी चीज बोलिए, ओके, जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो अपने आप को क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर लेती हैं, उसे हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। ये डायग्राम हम लोग अभी कंसीडर करने वाले हैं। ओके, तो मान लीजिए कि हमारे पास है एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली की कल्पना करिए, जिसमें ऊपर से देखने पर विद्युत धारा कैसा है, ऊपर से देखने पर विद्युत धारा वार्मावर्त दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज है, और नीचे से देखने पर अच्छा अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसे व्यवहार करेगा, वो उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, और नीचे से देखे जाने पर धारा की दिशा कैसे लगती है, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज लगती है, तो ये फलक कैसे व्यवहार करेगा, ये दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। हम यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली भी चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती है। ऊपर से देखे जाने पे धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज लग रही है, नीचे से देखे जाने पर धारा की दिशा क्लॉकवाइज लग रही है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उत्तरी ध्रुव बनता है या उसकी भांति व्यवहार करता है, नीचे से देखे जाने पर धारा की दिशा क्लॉकवाइज है तो दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, यानी वहां पे उत्तरी ध्रुव भी है दक्षिणी ध्रुव भी है, दोनों के परिमाण बराबर होंगे, तो ऐसे निकाय को ही हम लोग कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। अर्थात धारावाही वृत्ताकार कुंडली भी क्या करता है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली भी एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। और अब हम लोग को क्या करना है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है, व्यंजक बहुत ही आसान हम निकाल लेंगे, बहुत ही आसान हम निकाल लेंगे। अच्छा हम आगे चले गए, हमको पीछे जाना चाहिए, अभी निकाला नहीं हमने, चलो पीछे। ओके, कैसे निकालेंगे देखिए, चलो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है, ये रही वृत्ताकार कुंडली। ऊपर से देखे जाने पे धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज लग रही है, नीचे से देखे जाने पर धारा की दिशा क्लॉकवाइज होगी। इसका क्षेत्रफल ले लीजिए ए है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, और इसमें फेरों की संख्या चलिए मान लेते हैं कि n है। तो हमने पिछले वाले चैप्टर में जो पिछला असाइनमेंट वीडियो बनाया था उसमें भी ये डिस्कस किया था, और चैप्टर 4 में भी ये है कि जब भी किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क का फॉर्मूला है m ओके NIAB sin थीटा। जब भी किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली को या किसी भी कुंडली को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है जिसको दिया जाता है टाउ बराबर NIAB sin थीटा। लेकिन अगर कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, जैसे कि एक दंड चुंबक है, अगर एक दंड चुंबक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर जो टॉर्क लगता है वो होता है MB sin थीटा, MB sin थीटा। तो अब क्योंकि ये कुंडली एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार कर रही है तो इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, और जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m की वैल्यू NIA। कंपेयर करने पे m इक्वल टू मिलेगा NIA, इसको थोड़ा अच्छा लिखूं मैं NIA, ओके, m इक्वल टू NIA, और यही है इस वृत्ताकार कुंडली जो कि द्विध्रुव की भांति व्यवहार कर रही है उसका चुंबकीय आघूर्ण m इक्वल टू NIA। और ये भी एक सदिश राशि है, इसकी दिशा क्या होगी, वेक्टर m इक्वल टू n अदिश है I अदिश है, इसकी दिशा में होगी, और इसकी दिशा क्या होती है, इसके तल के लंबवत बाहर की तरफ होगी, यानी कि ये ही दिशा है कि इसकी वेक्टर m की। क्लियर। और एक चीज आपसे और पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि एम्पियर चक्र क्या है। तो देखिए भाई एम्पियर चक्र क्या है,
इस एक्सप्रेशन में एन आई जो है इसे ही कहा जाता है एम्पियर चक्र। इसे ही एन आई को एम्पियर चक्र कहते हैं, या एन आई के गुणनफल को बोल सकते हैं आप। एन आई को एम्पियर चक्र कहते हैं, एन आई को ही एम्पियर चक्र कहते हैं। एक्चुअली में इंग्लिश में इसका नाम सही है एम्पियर टर्न्स, फेरों की संख्या। देखिए एक फेरे में आई धारा प्रवाहित होती है, तो एन फेरों में एन इंटू आई धारा प्रवाहित होगी, तो इसे ही कह दिया गया है एम्पियर चक्र, एम्पियर चक्र। ओके, तो इस एक्सप्रेशन में ये जो एन आई है यही है एम्पियर चक्र। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे पीछे जा रहा हूं क्या मैं, आगे आगे आगे। पृथ्वी के क्रोड में लोहा है, ये 5वें क्वेश्चन का पहला है, उसमें 3 है अबसा करके, तो ये पहला है। पृथ्वी के क्रोड में लोहा है यह ज्ञात है, फिर भी भूगर्भ शास्त्री इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? पृथ्वी के गर्भ में क्रोड में लोहा है, फिर भी भूगर्भ शास्त्री ये बोलते हैं कि नहीं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए जनाब, जवाब बहुत ही आसान है। हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे किसी भी चुंबक का चुंबकीय गुण नष्ट होता जाता है, और एक ऐसा तापमान आता है जिस पर कि वो अपना सारा का सारा चुंबकत्व तो खो देता है, और इसे हम लोग कहते हैं क्यूरी तापमान। क्यूरी तापमान सुना है कभी? नहीं सुना है तो चैप्टर 5 को अच्छे से पढ़िए। क्यूरी तापमान, क्यूरी तापमान अगर हम लोग लोहे के लिए देखें तो लोहे के लिए इसकी वैल्यू होती है 1043 केल्विन। लोहा लौह चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन अगर उसको 1043 केल्विन तक गर्म कर दिया जाए तो वह अणु चुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। और आप बात कर रहे हो पृथ्वी के क्रोड की, जहां का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ज्यादा है, तो वहां पर लोहा किसी भी चुंबकीय गुण को धारण करके नहीं रख सकता। तो यह है आपका जवाब। देखिए पृथ्वी के भूगर्भीय क्रोड में लोहा है जो अत्यधिक तापमान के कारण द्रवीभूत अवस्था में होता है, जिसे वह लौह चुंबकीय प्रकृति नहीं रख पाता, अतः यह पृथ्वी के चुंबकत्व का स्रोत नहीं हो सकता है। बहुत ही साधारण सी बात है, आपको बताना चाहिए कॉन्सेप्ट क्यूरी तापमान का। चलिए आगे देखते हैं। ये छोटा सा न्यूमेरिकल जिसकी मैंने बात करी थी कि ये इस फॉर्मूले से बनने वाला है। किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5.0 से 0.0 एम्पियर तक गिरती है, तो यहाँ पे धारा I1 कितना है? 5.0 एम्पियर है। I2 कितना है? 0.0 एम्पियर है। तो अगर मैं चेंज देखूं तो कितना आएगा? I2 माइनस I1 इक्वल टू हो जाएगा 0.0 माइनस 5.0, यानी कि माइनस 5.0 एम्पियर। इतना चेंज हुआ है करंट में। कितने सेकंड में हुआ है? ये काम हुआ है 0.1 सेकंड में जी। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, यहाँ पे ईएमएफ दिया गया है 200 वोल्ट, वहां पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, यही फॉर्मूला है। आपको निकालना है 100 प्रतिशत, तो आराम से निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे? E की वैल्यू 200 माइनस एल, डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है? डी आई की वैल्यू है माइनस 0.5 माइनस 5.0 डिवाइडेड बाई टी, यानी कि 0.1। पहला काम ये करो कि इसको और इसको माइनस माइनस इंटू के प्लस हो गया, ठीक है। और अब ये जाएंगे जनाब इधर, तो 200 इंटू 0.1 और इधर आके भाग होगा 5 इज इक्वल टू एल। तो 5 से कम कितने से जाएगा ये? 40, और इसको 0.1 से इंटू करोगे तो L इक्वल टू आ जाएगा 4.0। इसका मात्रा कितना है? क्या होता है मात्रा? सॉरी, इसका मात्रा क्या होता है?
इसका मात्रक होता है हेनरी। ओके, 100 प्रतिशत घटों का मात्रक होता है हेनरी। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। और ये रहा अब आखिरी सवाल, बहुत ही लॉजिकल है। निम्न स्थिति के लिए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की प्रगुक्ति कीजिए। कीजिए ही लिखा होगा, कीजिए। देखिए क्या हो रहा है, ये एक लूप है, ये एक वृत्ताकार कुंडली है और अंदर में एक धारा प्रवाहित हो रही है। धारा आई में एक अचल दर में पर कमी, धारा आई में एक अचल दर पे कमी है, यानी धारा का मान कम हो रहा है। और अगर धारा का मान कम हो रहा है तो वो जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कर रहा होगा उसके मान में भी कमी आएगी। तो आपको लगेगा कि चुंबकीय फ्लक्स में तो परिवर्तन हो रहा है, यानी इस कुंडली से भी बड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी उस कुंडली में धारा प्रेरित होगी। लेकिन आप एक चीज भूल जाते हो, देखिए क्या भूल जाते हो कि अगर ये एक धारावाही चालक तार है तो इसके लिए चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? इसके लिए चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी होती है ना, सेकेंडरी वृत्तों के समान। और यहां पे जो लूप दिया है, ये लूप भी तो ऐसे ही है। और चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स उन बल रेखाओं की संख्या है जो किसी समतल से लंबवत गुजरती हैं। अरे भाई, इस समतल से, इस वृत्ताकार कुंडली के समतल से एक भी चुंबकीय फ्लक्स ना तो पहले गुजर रहा था, क्योंकि दोनों समांतर है। चुंबकीय बल रेखाएं इस समतल में है और वृत्ताकार कुंडली भी इसी समतल में है, तो दोनों समांतर हैं। और समांतर कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, चुंबकीय फ्लक्स में कमी आए या वृद्धि हो, इस वृत्ताकार कुंडली से बड़े चुंबकीय फ्लक्स पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। तो इसमें कोई धारा उत्पन्न ही नहीं होगा। कोई धारा नहीं, मतलब कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी या कोई धारा प्रेरित नहीं होगी। कोई धारा प्रेरित नहीं होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए पीछे समझ लो यार, ये रहा वृत्ताकार कुंडली का समतल और इस धारावाही चालक तार से एक करंट ही है, चालक तार है, तो उसे जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है और सेकेंडरी वृत्तों के समान होती हैं, उसका समतल भी यही है। तो क्या ये लाइंस, क्या ये चुंबकीय बल रेखाएं इस वृत्ताकार कुंडली के समतल को पार कर रही थी? नहीं कर रही हैं। तो पहले भी चुंबकीय फ्लक्स 0 था। अब अगर आई के मान में कमी भी आ रही है तो कुछ हालात नहीं बदलेंगे। कि कहा है किसी शायर ने कि क्यों मनाऊं मैं जश्न नए साल का, क्यों मनाऊं मैं जश्न नए साल का, कैलेंडर बदलने से मेरे हालात तो नहीं बदले, कैलेंडर बदलने से मेरे हालात तो नहीं बदले। तो दोस्त यही है, आई में वृद्धि हो, आई में कमी हो, इस लूप से बड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। अर्थात उस लूप में कोई भी धारा प्रेरित नहीं होगी। और जब धारा ही प्रेरित नहीं होगी तो उसकी दिशा का प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी आप कैसे करोगे? ओके, तो ये थे आपके सवाल, बस इतने ही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत अच्छे से उसको समझाया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास 11th, 12th, BSc फर्स्ट ईयर, BSc सेकेंड ईयर, BSc थर्ड ईयर के फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड करता हूँ जो आपके काम आएंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अब किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।